नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और आज की बड़ी खबर तो सबको पता ही है, लेकिन उस बड़ी खबर से निकलकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई। हलचल मच गई है, हर जगह हलचल मच गई है। तो उससे जुड़े तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। सर कुछ मिनट हमारे साथ रुकिएगा। ये बड़ी खबर जो जानकर निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि अरे ये क्या नया बवाल शुरू हो गया इस देश में। जी शिव जी। बिहार में मिली बुरी पराजय के बाद इंडिया गठबंधन अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर हो गया है। अब तक वो झांक ही नहीं रहा था। लोकसभा में एकाएक जीत मिली तो उत्तर प्रदेश के लोगों में ये अहंकार हो गया, खास करके समाजवादी पार्टी के लोगों में, कि हमारी वजह से कांग्रेस को जीत मिल गई। यही अहंकार तेजस्वी यादव को हो गया। जब अखिलेश यादव को हो गया तो तेजस्वी यादव को हो गया। और उन्होंने कांग्रेस की वोट चोरी यात्रा, जो उमड़ी भीड़ थी और जो टेम्पो बना, वो उन्होंने फिर उसको बोल्ड टाइट करने शुरू किए, क्योंकि अल्लावरू और राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि तेजस्वी को सीएम पे घोषित किया जाए, चुनाव लड़ा जाए और बाद में तेजस्वी को ही सीएम बनाया जाए। ये बात संजय यादव को नागवार गुजरी। उन्होंने दबाव बनाया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुना लिया। कहा कनपट्टी पर कट्टा लगाकर मुख्यमंत्री का पद ले लिया। और बस यहीं से पूरा खेल पलटना शुरू हुआ। फिर महिलाएं, फिर एक एक करके सब वो कारनामे सामने आते गए। अभी अखिलेश ने पूरा मंजर अपने सामने देखा। प्रचार में गए, 22 जगह 21 जगह 21 विधानसभा चुनाव हार गए। जहां जहां ये प्रचार को गए, केवल एक विधानसभा सीट पर चुनाव जीते, वो भी प्रत्याशी अपने दम पर। योगी आदित्यनाथ ने 30 रैलियां की, 28 विधानसभा सीटों पर जीत हुई। और इस पूरे प्रकरण में जो अहम भूमिका थी, एक चाणक्य की भूमिका में थे, वो थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो सह चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने अपने जातीय समीकरण बनाए। आपको याद होगा कि हमेशा मुलायम सिंह कल्याण सिंह जी के सामने पिछड़ जाते थे जातीय समीकरण बनाने में। और उसका रीजन था कि जब मुलायम सिंह सत्ता में आते थे तो यादव का बेलगाम हो जाना, मुस्लिम का बेलगाम हो जाना, और कल्याण सिंह के सत्ता में आने के बाद कोई जाति बेलगाम नहीं होती थी। थोड़ा बहुत लोधी राजपूत जाति के लोग अहंकार में आते थे, लेकिन वो जगह जगह छिटपुट थे। तो कल्याण सिंह जी के सामने उनकी इतनी हैसियत नहीं बनती थी कि वो किसी का नुकसान कर सके। वो अपनी ठेका पट्टी ये सब काम करते थे, लेकिन ये हैसियत नहीं बनती थी किसी का नुकसान कर सके। अब इस सब को लेकर वही केमिस्ट्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई। पहले तो इन्होंने ये कहा कि अवध में हराया है, मगध में हराएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है कि अब मगध में हराया है, अब अवध में हराएंगे। 2017-2027 में दोहराएंगे, यानी 350 सीटें लाएंगे। केशव मौर्य ने ये अपनी बातों में कह दी है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जैसे ही सुना है तो होश उड़ गए हैं। अब क्या करना पड़ेगा। इधर उनके साथी यादव भी आज उन पर कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, तुम्हें कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसे कुछ चटपुंजिए पत्रकार जुड़ गए हैं जो तुम्हें अंधकार में रख रहे हैं, कुछ तुम्हें भी बरगला रहे हैं लोग, गलत सलत, तुम्हारे भी प्रवक्ता सामाजिक धार्मिक जाति उन्माद में फंसे हुए। ये सब बातें उठाई हैं। लेकिन उस समय अखिलेश यादव ने एक नया सवाल छोड़ दिया है। सीधा मैं संतोष पाठक जी के पास पहुंचूंगा। क्या है वो सवाल। देखिए शिव जी, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जैसा कि मैंने कहा था कि यादव परिवार में घमासान, तो तेज प्रताप यादव जो कि खुद हारे, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी फेलस्वी है। और ये धीरे धीरे यादव परिवार में घमासान और बढ़ता जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बुरी हालत हुई है, अब ये कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत के बाद एक बात बार बार उठ रही है कि राहुल तुमसे ना हो पाए। ये सवाल वाकई आप इसको गंभीर कह लीजिए, लेकिन ये सवाल है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा। एक सीट पर आप आगे हैं, एक सीट आप जीत चुके हैं, 5 सीट पर आगे हैं। अब जैसे ही ये सवाल आया कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, तो विपक्षी नेताओं की हालत खराब हो गई है। खासतौर से उन नेताओं की जिनकी सरकार दांव पे लगी है,
खासतौर से उन नेताओं का जिनका राजनीतिक अस्तित्व एक बार अगली बार के चुनाव पर दांव पर लगा है, क्योंकि अगली बार नहीं जीते तो फिर उनकी पार्टी की क्या हालत होगी, फिर उनका पार्टी का संगठन कहां बच पाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है और इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया। ये बड़ा दांव कितना कामयाब होगा, इस बड़े दांव से अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा, लेकिन कुल मिलाकर एक नए तरह का समीकरण उभारने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और बिहार के विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आने का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने। बिहार में जैसे ही रुझान आने लग गए, वो समझ गए कि भैया बिहार तो गया हाथ से और अब खुद कुछ करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के सहारे, राहुल के सहारे तो नहीं कर पाएंगे। तो अखिलेश यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दीजिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया, अगर आप वो पोस्ट दिखा पाए, और फिर उस पोस्ट के पीछे की जो कहानी है वो भी हम दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव का पोस्ट है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौका न रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। अब इसमें मैं सीधे सीधे बता दूं, भाजपा को वो दल नहीं छल बता रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल पे चले गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया कि भैया कांग्रेसियों तुमसे नहीं हो पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में तो मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ और तमिलनाडु में मैं स्टालिन के साथ हूँ। तो मैं और ममता बनर्जी और स्टालिन हम तीनों मिलकर अब ये सोचेंगे कि हमें अपने अपने राज्यों में एसआईआर को लेकर किस तरह का अभियान चलाना है। राहुल गांधी के वोट चोरी से इन्होंने एक तरह से पीछा छुड़ा दिया है, लेकिन एसआईआर के खेल पे अब ये तीनों फोकस करेंगे। अखिलेश यादव का ये पोस्ट दो चीजें बता रहा है। एक तो कांग्रेस और राहुल गांधी पे इनका भरोसा कम हुआ है। दूसरा, अब इनको समझ में आ गया कि भैया अपनी जमीन बचानी है तो जो क्षेत्रीय छत्रप, जो मजबूत क्षेत्रीय छत्रप है, उनको इकट्ठा करके उनको साथ लेना पड़ेगा। तीसरी चीज भी एक और इसके साथ जुड़ी हुई है कि उनको ये समझ है कि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी सत्ता में है तो कुछ ना कुछ करके सत्ता बचा सकती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सत्ता में है, वो भी कुछ ना कुछ करके सत्ता बचा सकते हैं। और वो रेवड़िया भी बांट सकते हैं महिलाओं के खाते में, चुनाव के समय 10,000, 15,000, 20,000 रुपए भी डाल सकते हैं। अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण उभारने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसकी दो तरफा मार, एक तरफ तो वो भाजपा को संदेशा देना चाहते हैं, चुनाव आयोग के अभियान की हवा निकालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को संदेशा दे दिया है कि उत्तर प्रदेश को बिहार मत समझना। जिस तरह से बिहार में आखिरी समय तक तेजस्वी यादव को लटकाए रखा और फिर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, अगर हमारे साथ लड़ना है तो 2 महीने 3 महीने पहले ये तय कर लेना कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। ऐलान भले ही हम बाद में करें, लेकिन तय पहले हो जाएगा, ताकि अंतिम समय पर इस तरह की किरकिरी ना हो। और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर जो बिना मतलब का विवाद पैदा करने की कोशिश की, इस विवाद से भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में किनारा करना होगा, अगर उसको अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके लड़ना है। तो ये अखिलेश यादव ने सीधा सीधा एक नई तरह की रणनीति का ऐलान कर दिया। अपनी तरफ से एक नई बात उन्होंने सीधे सीधे रख दी है। अभी अभी उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया, वो अभी हम आपके समक्ष ला रहे हैं स्क्रीन पर, और उसे मुश्किल से अभी 4 मिनट हुए हैं। और इस ट्वीट के बाद आप जब आप उनकी बात को सुनेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको काफी कुछ और मसाला मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बताया उन्हें केशव प्रसाद मौर्य घेर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर रहे हैं। तो सबने जब घेरा है तो उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए। बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। मैं भी दर्शकों को पढ़ के जरा सुनाता हूँ। लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए, अब दर्शक समझ गए होंगे कि यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षा है, वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रहे हैं। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। यानी अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में जो घमासान, देखिए पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस को संदेश दिया, विपक्षी एकता को एक नई धुरी पर ले जाने की कोशिश की, और अपने दूसरे पोस्ट में वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में, उस अंतर विरोध को उभारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं दोनों रणनीति के सहारे अखिलेश यादव 2027 के
विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जातीय समीकरण बिठा पाने में बहुत कामयाब रहे। 2017 में वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ। इस समय वो बिहार के सह प्रभारी बनाए गए थे और उन्होंने बड़े सलीके से उसको मैनेज किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आएगा कि हमने इतनी रैलियां करी, इतनी जिताई, लेकिन उसके आंकड़े को आपको ये भी देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की करीब 15 के आसपास रैलियां ऐसी थी शिव जी, जहां पर नरेंद्र मोदी भी गए थे, जहां पर या तो नरेंद्र मोदी गए थे या अमित शाह गए थे या जेपी नड्डा गए। तो उस जीत को आप योगी के खाते में रखेंगे या मोदी, शाह और नड्डा के खाते में रखेंगे, या उस सीट पर चुनाव प्रचार का समीकरण जानबूझकर किसी ने, सहप्रभारी है तो सहप्रभारी की भूमिका होगी, तो जानबूझकर किसी ने ऐसा बनाया कि वो सीट अगर जीत भी जाए तो उसका श्रेय योगी को ना दिया जाए, बीजेपी के पास कहने के लिए नहीं नहीं योगी जी तो मामला बना नहीं था तो फिर प्रधानमंत्री को भेजा हमने, मामला बना नहीं था तो फिर अमित शाह को भेजा हमने, फिर हमने किसी और नेता को भेजा। तो इस तरह के एक नया खेल जो है वो बिहार में, यानी उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से परेशान कर रहे थे, बिहार में केशव प्रसाद मौर्य ने अपना स्कोर एक तरह से सेटल कर लिया है और अखिलेश यादव उसी को और ज्यादा से ज्यादा उभारना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी घमासान है, वो और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आए। एक बड़ा बदलाव अभी हुआ है और इस बदलाव की आप को बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे एकाएक बड़ा बदलाव हुआ। आईआईपी पार्टी जो पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दी, वो एक सीट जीत रही है। एक ही सीट पर वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत रहे हैं अंतिम दौर में और बड़े मामूली मार्जिन से वो चुनाव जीत गए। हालांकि वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहां 28 चरण की मतगणना हो गई है और अब वो 3280 मतों से आगे है। एक बड़ी उठापटक हुई है। बड़ी उठापटक तो कांग्रेस के साथ भी हुई है, एक सीट से जाके फिर 6 पर आई है। तो बड़ी उठापटक, और ये कोई उठापटक नहीं थी, कुछ देरों के लिए उन सीटों के जो वोट अपडेट नहीं किए गए, वो हारे नहीं थे, लेकिन ये जो भूमिका है, इससे कई लोगों के पेट में दर्द हो गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी गई, अरे आईएम से भी नीचे चले गए, ये हो गए, वो हो गए, प्रतापगढ़ी, इमरान, साहिर, फला फला नहीं नहीं फला। नहीं नहीं शिव जी, अगर ये 6 भी जीत लेते हैं तो भी इनकी धज्जियां उड़ाई जानी चाहिए और ज्यादा धज्जियां उड़ाई जानी चाहिए। अब अगर कांग्रेस पार्टी की तुलना आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से करेंगे तो ये तो मान लीजिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान नेताओं का एक तरह से अपमान होगा। आप 70 सीट पे लड़े, अड़े, 61 सीट पर लड़े, फ्रेंडली फाइट के लिए अड़ गए, राहुल गांधी 8-9 बार बिहार चले गए, सासाराम से उन्होंने यात्रा निकाल दी पटना तक, और ये प्रदेश अध्यक्ष तमाम चुनाव हार कवायद, गए, प्रदेश और नहीं और अध्यक्ष चुनाव। हाँ, और ये तमाम कसरत करने के बावजूद भी अगर आप बड़ी मुश्किल से घिसटते घिसटते 6 पर पहुंच पा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा भैया कि अब क्या करूं मैं, या तो राजनीति छोड़ के कोई और धंधा कर लूं, या फिर उनके मन में जो आता है विदेश में जाके बसना है तो वही कर लीजिए। अगर देश में रहना है तो 24 घंटे सातों दिन वाली राजनीति तो करनी हो, क्योंकि बीजेपी जो है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है सिर्फ, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है। कम कहे को दर्शक ज्यादा समझ गए होंगे। संतोष जी, राजेश राम कौन सी सीट से उम्मीदवार थे, आइडिया है कुछ? कुटुंबा से थे, एक मिनट मैं उसका देख के बताता हूँ आपको कि उसका क्या नतीजा आया है, लेकिन उनकी हालत तो खस्ता बताई जा रही थी। और उनकी जो खस्ता हालत है, अगर उस खस्ता हालत में प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव हार जाए तो फिर उनकी तैयारियों को आप क्या कहेंगे। और उसमें कई चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, मैंने निकाल लिया है, और मुश्किल है जीतना सीट, जीतना मुश्किल है। हालांकि अब तक नतीजा आ गया होगा, चुनाव आयोग थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतेंद्र राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार 20,223 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी राजेश राम साहब 24 राउंड की गिनती हो चुकी है, सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इसमें 20,223 वोट से पीछे चल रहे हैं। अब एक राउंड में इतने वोटों का अंतर तो वो पाट नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। और यहां बड़ा दिलचस्प बता दूं कि इस सीट पर, ध्यान से, इस सीट पर जो तीसरे नंबर पर आया है वो चंद्रशेखर की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार राम जन्म राम है, वो तीसरे नंबर पे आए हैं। और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पे आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, देखते रहिए सब यूपी वाले पहुंच गए,
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार 5वें नंबर पर आए हैं, इंडिपेंडेंट छठे नंबर पे आए हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी का मैं 2400 जोड़ भी लूं, अगर मैं आजाद समाज पार्टी का 8000 जोड़ भी लूं तो 6 साढ़े 8 के आसपास पड़ता है। और अगर जन स्वराज पार्टी का भी 6000 जोड़ लूं तो 14,500। इन तमाम लोगों को जोड़ दूं और ये सब मैं राजेश राम को दे दूं, तब भी राजेश राम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहे हैं। तो ये सिर्फ हार नहीं है, ये बुरी हार है शिव जी। चलिए हम तो उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जंग हो रही है। दोनों पिछड़े समाज से आते हैं, दोनों पिछड़ों के नेता हैं। ठीक वही केमिस्ट्री बन रही है जो एक टाइम में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की थी। अब बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता तो माने जाते हैं, वो चुनाव हार गए जीत गए, इससे नहीं लेना देना है। 2017 में बहुत शानदार बीजेपी की वापसी की जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। इधर अखिलेश यादव भी 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार वापसी की है। अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो इस प्रदर्शन में वो कह रहे हैं कि 24 में हराया है और 27 में हटाएंगे। और वो कह रहे हैं कि मगध में हराया है, अब अवध में हराएंगे। 2017 एक बार फिर दोहराएंगे। इन दोनों नेताओं के नारों को क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि 2024 की लोकसभा चुनाव की जो जीत है, वो पीडीए की जीत तो थी, लेकिन वो इस बात की भी जीत थी कि कांग्रेस और अखिलेश यादव में सामंजस्य बहुत अच्छा था। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को सीटें दे दी। वो तो जयंत चौधरी को भी सीटें देने को तैयार थे, लेकिन जयंत चौधरी बाद में दूसरी तरफ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो बड़ा दिल दिखाते हुए सीटें दे दी, समझौता काफी पहले हो गया। निचले स्तर पर कुछ नेताओं ने बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने और समाजवादी पार्टी के आला नेता ने भी उन बयानों को थाम दिया, रोक दिया, एकजुट होकर लड़े, जिसका नतीजा ये सामने आया। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ पाएंगे? क्योंकि उसमें कई सारे किंतु परंतु है। और बीजेपी अगर एक बार हार जाती है ना, तो फिर वो तमाम तैयारियां कर लेती है इस बात का विश्लेषण करने में कि हम हारे। और बहुजन समाज पार्टी फिर मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी फिर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जो लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बैंक जो शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मायावती यानी बीएसपी 9.5% के आसपास आ गई थी, जिनका वोट बैंक 18% के आसपास रहता है। तो वो जो 9-9.5% वोट थे वो कुछ बीजेपी में गए और कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन मायावती अगर मजबूती से लड़ेगी और विधानसभा चुनाव में मायावती 15, 16, 17% के वोट के आसपास पहुंच जाएगी, तो फिर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत है, वो नीचे आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में मदद करेगा। हालांकि छोटे छोटे दलों की भूमिका भी होगी। ओम प्रकाश राजभर कहाँ होंगे, निषाद साहब कहाँ होंगे, अनुप्रिया पटेल की जो बहन है वो किस तरफ कहाँ होंगी, और छोटे छोटे करीब 20 के लगभग राजनीतिक दल है शिव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये सब छोटे छोटे दल 1%, 1.5%, 2% वोट का मार्जिन रखते हैं। यूपी की ज्यादातर सीटों पे कोई 3000 का रखता है, कोई 2000 का रखता है, कोई 4000 का रखता है। लोकसभा चुनाव में तो बड़ा मार्जिन होता है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन विधानसभा चुनाव में 5-5, 6-6 हजार जो वोट बैंक के जो मालिक होते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो तमाम चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, कई तरह की चीजें, कई तरह का विश्लेषण। लेकिन रणनीति के मामले में, संगठन के मामले में, मैं आपको फिर कह दूं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने अपने सलाहकारों को बदल दिया, अखिलेश यादव ने अपनी टीम बना ली, मुलायम सिंह यादव की तरह जातियों का एक गुलदस्ता तैयार कर लेते हैं और सही सलाहकारों को अपने पास रखते हैं, तो शायद उनके लिए एक विनिंग वाली सिचुएशन आ सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पन घट की शिव जी। इस बार 27 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से बहुत कठिन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास तो मौका है। वहां एंटी इनकम्बेंसी जैसे ही लहर निकलती हुई सामने आ जाएगी, मुख्यमंत्री बदल देंगे वो। फिर आपको किसी नए चेहरे से लड़ना होगा। आप योगी योगी करते रहिए, पता लगे 27 में। बिहार में देखिए क्या कर दिया, नीतीश 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 का कुशासन करते रहे। हालत ये हो गई कि तेज प्रताप यादव भी बाद में यही कहते नजर आए कि बताइए नीतीश जी के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब नीतीश के साथ विपक्ष भी सहानुभूति जताता हुआ नजर आया। तो बीजेपी के ट्रैप में कैसे फंस गए अपोजिशन वाले, इंडिया वाले, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का खेला हो सकता है। अखिलेश यादव समझ तो गए हैं, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर अपनी इस नई रणनीति को कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इस पर नजर बनाए रख पाना बहुत जरूरी होगा शिव जी। एक बात आप देखिए संतोष जी बड़ी गहनता से, कि जो सीटों में जीत का अंतर है वो काफी है। 20,000, 30,000, 35,000, ये वोट आया कहां से? कसम कस लड़ाई सबको दिखी, सबको दिखी, ये आया कहां से? छोटा सा एक मैं कमेंट जरूर चाहूंगा आपसे कि ये तो बीजेपी वालों के गले भी नहीं उतर रही होगी। हालांकि उन्हें तो सब पता है कि हमने क्या किया है,
लेकिन जदयू वाले नहीं, सोच रहे हैं। ऊपर ऊपर 4-5 लोगों को पता होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को पता होगा। नीचे तो बीजेपी वाले भी अचंभित है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता तो खुद ही कह रहे थे कि हम 150 से ज्यादा नहीं जीत रहे, लेकिन 150 तक आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो 200 तक पहुंच रहे हैं तो उनके लिए भी चौंकना स्वाभाविक है। अच्छा, आया कहां से? तो अब ये विश्लेषण तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना चाहिए, और जल्दी कर लेंगे। हालांकि अब करने से क्या फायदा? वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो। जब चिड़िया चुग गई खेत, ये प्रोसेस उनको पहले करना चाहिए था। अब बिहार हाथ से गया। अब तो 5 साल विपक्ष के नेता के तौर पर ही तेजस्वी यादव को बैठना होगा। और इतना नंबर भी नहीं दिया बिहार की जनता ने कि वो चचा के साथ मिलकर कोई खेल कर सके, तो खेले का भी मौका नहीं मिला है। ये पूरी तरह से, भले ही जनता दल यूनाइटेड की परसेंटेज के मामले में एक बड़ी जीत हो, लेकिन हकीकत में ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह की जीत है। उन्होंने न केवल बम्पर जीत हासिल की, बल्कि नीतीश कुमार को उस हालत पे लाकर छोड़ दिया कि अब वो खेला कर भी नहीं सकते, कभी नहीं खेला कर सकते। वो पलटकर दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी तरफ भी इतना नंबर नहीं है जो उनको मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि अब जो डाटा, जो लेटेस्ट डाटा आ रहा है, उस डाटे में भी जनता दल यूनाइटेड तो 84 है, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 25 पे पहुंच गई है। 122 का आंकड़ा छूना फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य छोटे छोटे दल लेफ्ट फ्रंट के नहीं मिलाकर नहीं, भी निकल 122 जाएगा, के आंकड़े। निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो नीतीश को इस लायक अब तो आ गए। जैसे 84 जदयू के हैं, 25, तो 84 और 25 हो गए आपके। नहीं, फिर इनको ओवैसी को साथ लेना पड़ेगा, और ओवैसी इनका साथ देंगे नहीं। नहीं, ओवैसी को ही साथ लेके बनेगी। ओवैसी ओवैसी, साथ देंगे नहीं। मैं जानता हूं ओवैसी इनको समर्थन नहीं देंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव अपने आवास से रवाना हुए हैं। चुनाव आयोग ने अब तक 81 सीटों के नतीजे घोषित किए हैं, जिनमें से एनडीए ने 68 और महागठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। नतीजे तो बहुत घोषित कर लिए हैं, 9 क्यों, नतीजे घोषित हो गए लगभग 108। चलिए, वो 20 मिनट पहले का ट्वीट है। और आवाज से रवाना कहाँ हुए ये नहीं बताया किसी ने। ऑफिस आ रहे हैं, क्या करेंगे। और नीतीश कुमार लेकिन का पोस्ट है। नीतीश कुमार ने इरादे बता दिए हैं, समझ गए कि नंबर है नहीं उनके पास, तो अब मोदी जी का राग वो भी अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार ने लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद दे दिया। एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूरी एकजुटता दिखाते हुए भारी बहुमत हासिल किया है। इस भारी जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी साथियों, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भी धन्यवाद एवं आभार। आप सबके सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा तथा बिहार देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा, 6 महीने साल भर बात नहीं होगा। चलिए, बलरामपुर सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। बलरामपुर सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। मैं एक बार दर्शकों को बता दें कि बलरामपुर सीट का क्या है पूरा मसला। बलरामपुर सीट 65 नंबर बलरामपुर सीट है। यहां 791 मतों से मोहम्मद आदिल हुसैन चुनाव हारे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से, संगीता देवी से। उन्होंने रिकाउंटिंग की बात शुरू कर दी है। हार जीत का मार्जिन और कम हो गया था। यहां 30 चरण की वोटिंग तक अपडेट है। महबूब आलम जो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े, वो 1825 वोटों से पीछे हैं। यहां तीनों उम्मीदवारों में बहुत कम अंतर है। तो रिकाउंटिंग हो रही है, देखना है किसकी किस्मत खुलेगी। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं अब भी। हालांकि सत्ता एनडीए की है, लेकिन कई लोगों की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, कई लोगों का बंद होगा। ये लगातार आंकड़े चल रहे हैं। तो अब आप अखिलेश जी के इस बयान पर अगला अंतिम कमेंट आपका क्या है? पूरा अखिलेश जी का बयान देखा आपने, केशव जी का देखा, योगी आदित्यनाथ का देखा, तो यहां पिछड़ों का नेता कौन उभर रहा है? लोगों का मानना है कि पिछड़े के नेता के तौर पर केशव देव बड़े चेहरा बनकर उभरे, जिन्होंने यादव के अलावा सब पिछड़े एक कर दिए एक मंच पर। नहीं, पिछड़ों के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अखिलेश यादव से ज्यादा बड़ी समस्या आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के लिए बन सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव ये बताएगा
कि योगी और केशव में से विदाई किसकी होगी। तो आप इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों का नहीं बल्कि 1-2 महीने लग जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक आपको बड़ी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, और एक आपको बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे देश की राजधानी दिल्ली में। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी प्रोग्राम में अभी बात करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।